बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के हवाले से है। बेसिकली ये लेक्चर है पॉलीगैमी के हवाले से। जो सिंपल अल्फाज में मैं कहूँ तो किसी भी जो मर्द है उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश और कोई भी जो औरत है उसकी ज़िंदगी में उसको लगता है कि सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ा अजाब वो क्या है? पॉलीगैमी। पॉलीगैमी क्या है? बेसिकली पॉलीगैमी है जनाब मर्द की एक से ज़्यादा शादियाँ, जिसको हम आम अल्फाज में क्या कहते हैं? दूसरी शादी। तो पॉलीगैमी दूसरी शादी, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, इसकी लीगल पोजीशन और इसकी शरई हैसियत। अगर हम शरीयत के हवाले से बात करें तो फेडरल शरीयत कोर्ट ने कुछ ही दिन पहले, फेडरल शरीयत कोर्ट जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, जब से फेडरल शरीयत कोर्ट बना है तब से लेकर फेडरल शरीयत कोर्ट ने अब तक जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे जोर दिया है वो किस चीज़ पे दिया है? दूसरी शादी। जब भी कोई ये मामला कानून साजी होता है, कोई और किसी मामले पे वो बोले ना बोले, कानून साजी दूसरी शादी के हवाले से ख़ास तौर पर उसमें वो ज़रूर बोलते हैं। इसमें जो फ़र्क है शरई कानून का और उसके बाद जो हमारा जो रवाजी कानून या हमारा मुल्की कानून है, उसमें जो सबसे बड़ा फ़र्क ये है, इनफैक्ट इशू यहाँ पे आता है कि जो शरीयत है, शरीयत दूसरी शादी के बारे में जो कहती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कुरान पाक में कि शादी करो 2-2, 3-3 या 4-4, लेकिन एक्सेप्शन साथ लगा के कि अगर इंसाफ ना कर सको तो फिर एक ही बेहतर है। अब इंसाफ का मतलब वो हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि यहाँ पे इक्विटेबल नहीं है। आप सब लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, आप इस फ़र्क को समझते हैं इक्विटेबल का और इक्वल का। जनरल ये है, हम हमेशा ये कहते हैं कि जनाब लॉ के हवाले से कि जो इक्वलिटी है वो पॉसिबल है ही नहीं। हम हमेशा इक्विटेबल राइट्स की तरफ जाते हैं। इक्वलिटी और इक्विटेबल राइट्स में फ़र्क क्या है? लेकिन जो इस्लाम अगर दूसरी शादी की बात करता है ना, तो वो हमेशा आपको किस तरफ लेकर जाता है? इक्विटेबल राइट्स नहीं। इक्विटेबल राइट और इक्वल राइट्स में क्या फ़र्क है? इक्विटेबल और इक्वल राइट्स में ये फ़र्क है कि इक्विटेबल राइट ये होता है कि जो बीवी आपके साथ जितना अच्छा रवैया रखे, बदले में उसके साथ आपका रवैया भी उतना अच्छा होना। ये इक्विटेबल राइट है। जो जिसका हक हो उतना। जड़ी सोहनी है उसको टाइम ज़्यादा, जड़ी मोटी है उसको टाइम थोड़ा कम, जड़ी चिट्टी गोरी है उसको टाइम ज़्यादा, जड़ी काली है उसको टाइम थोड़ा कम। लेकिन शरीयत कहती है कि ना, अगर किसी ने मोर देन 1 वाइफ्स रखनी है तो इस शर्त पे रखेगा कि वो इक्वल ट्रीटमेंट करेगा, चाहे कोई अच्छी है, नहीं है, बुरी है, जो भी है। बात ये है कि उसके साथ जो उसका ट्रीटमेंट होगा वो इक्वल होगा। हाँ, ये ज़रूर कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके ऊपर इंसान के इख्तियार नहीं है। ख़ास तौर पर कौन सी चीज़? कि लव एंड अफेक्शन, जिस पे इख्तियार नहीं है। तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की मिसालें भी हमारे सामने आ जाती हैं कि वहाँ पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ जिस तरह वक्त गुजारा, इवन अपने आखिरी अयाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपकी तबीयत नासाज हो जाती है तो आप अपनी एक ज़ौजा मुहतरमा के पास उनके हुजरे में तशरीफ़ ले जाते हैं। तो जाकर उनसे पूछते हैं कि आयशा का कौन सा दिन है, फ़लाँ दिन का पूछते हैं। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम नहीं लेते, दिन का पूछते हैं कि फ़लाँ दिन कब है। अब जो फ़लाँ दिन होता है वो मुख्तस किया होता है किसके लिए? हज़रत आयशा के लिए। तो अब वो बीबी समझ जाती हैं कि दर हकीकत ये दिन का इसलिए पूछ रहे हैं कि वो दिन कौन सा दिन है कि जब आपने उनके पास जाना है। अगली रात दूसरी ज़ौजा मुहतरमा के पास तशरीफ़ ले जाते हैं तो वहाँ पर भी वही सवाल होता है कि फ़लाँ दिन कब है। तो वो ज़ौजा मुहतरमा भी समझ जाती हैं और वो इकट्ठी होती हैं और इकट्ठी होकर कहती हैं कि हज़रत का दिल जो बीमारी के अयाम हैं ये हज़रत बीबी आयशा के पास गुजारने का है, तभी ये जिस दिन के बारे में दरियाफ़्त कर रहे हैं दर हकीकत वो दिन है। अब यहाँ पर देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आए। हम उनको कहते हैं कि जनाब सरकार दो जहाँ हैं, मिसाल हैं हमारे लिए। तो शादी के मामले में भी क्या मिसाल दे रहे हैं कि इवन बीमारी है लेकिन फिर भी जो दिन जिसका है उसका। यहाँ पे जो हमारे मुआशरे में सबसे बड़ा होता ही क्या है कि जब कोई ख़ामिद दूसरी शादी कर लेता है तो पहली को वो आलमोस्ट निगलेक्ट करता है, उसको भूल जाता है, उसके लिए वो ना होने के बराबर। और वजह दूसरी शादी की जो शरई वजह है, शरई उज़र है, उससे हट कर होता है।
शरीयत जो इजाज़त देती है दूसरी, तीसरी और चौथी शादी की, वो इस सूरत में देती है कि जब आपका जो मकसद है वो ये हो कि आप किसी बेवा का सहारा बनना चाहते हो, जब आप किसी ऐसी औरत के जो वाकई उसकी मुस्तहिक है, जो मुतल्लका है, जिसके साथ कोई निकाह नहीं कर रहा, आप उसके साथ इस नीयत से शादी करें कि आप किसी का सहारा बनेंगे। लेकिन यहाँ पे दर हकीकत जब किसी के पास 4 पैसे आ जाते हैं तो वो शादी इसलिए करता है कि जी पिछली बीवी मोटी हो गई है तो मैं नहीं लेके आ जाऊँ, या वो अनपढ़ है तो मैं पढ़ी लिखी हुई लेके आ जाऊँ, या वो मॉडर्न नहीं है तो मैं मॉडर्न लेके आ जाऊँ। तो वो नज़रिया जो दर हकीकत रेशनेल है इस इजाज़त के पीछे, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते तो इनफेक्ट आपका ये कहना ये दूसरी तीसरी शादी शरीयत की इजाज़त, शरीयत की ये कंडीशनल इजाज़त है। अगर वो हालात हैं, वो मकासद आपके हैं और उन मकासद के साथ आपको ये लगता है कि आप इंसाफ कर सकेंगे तो आप, और इंसाफ टाइम की डिवीज़न, फाइनेंसेस की डिवीज़न, रिस्पेक्ट की डिवीज़न, हाँ अगर कोई एक्सेप्शन है कहीं पर वो लव एंड अफेक्शन में है, लेकिन वो फिर भी इस तरह है कि वक्त उसका उसको मिलना चाहिए। अगर आप इस तरह करके डिवीज़न के साथ कोई काम कर सकते हैं तो फिर पॉसिबल है। अदरवाइज़ शरीयत इस चीज़ के लिए कहती है कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, एक ही बेहतर है अगर आप लोग इंसाफ ना कर सको तो। और उसके पीछे भी मैं आपको वही बता रहा हूँ कि हमारे इस वक्त मुआशरे में जो भी लोग दूसरी तीसरी चौथी शादी को सुन्नत समझ के करते हैं वो सुन्नत की परफॉर्मेंस नहीं होता। उसको जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक अपनी जो डिज़ायर है उसको फिलफ़िल करना होता है। उसमें कहीं पर भी किसी का सहारा बनना, बेवा या मुतलका, या उसको एक सपोर्ट देना, एक अच्छी लाइफ देना, वो हरगिज़ उसके मकासद में शामिल चीज़ें नहीं होती। तो खैर दूसरी शादी के हवाले से जो सबसे डिस्प्यूटेड मैटर हमारा कानून का और शरीयत का है वो ये है कि जो शरीयत के बारे में है वहाँ पर यह है कि दूसरी शादी के लिए मर्द को इनफैक्ट इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। ये शरीयत है कि मर्द को, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है तो लिहाजा अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। हाँ अगर वो चाहे तो वो अपनी बीवी को इत्तला दे कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, कर चुका हूँ। इजाज़त शरई तौर पर इसलिए नहीं है क्योंकि शरीयत में जब अल्लाह ने एक हुक्म दे दिया तो अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए आपको किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। ऑन द अदर साइड जो हमारा सेक्शन 6 है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का पॉलीगैमी के हवाले से, वो ये करार देता है कि जनाब जब तक कोई खामिंद दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त ना ले ले उस वक्त तक, अब यहाँ तक भी बात होती तो टू सम एक्सटेंट ये ठीक होता कि आप क्या नहीं कर सकते जब तक पहली बीवी से इजाज़त आप ना ले लें। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं सेक्शन 6 में कि इनफैक्ट ये पहली बीवी से इजाज़त की तो बात ही नहीं हो रही, ये तो बात हो रही है इजाज़त आर्बिट्रेशन कौंसल से। और इवन जब ये लिखा जाता है कि अगर बीवी परमिट कर भी दे तो भी आर्बिट्रेशन कौंसल अगर चाहे तो वो उस सेकंड मैरिज की अलाउंस का जो सर्टिफिकेट है अलाउ करने का उसको वो रोक सकता है। अब ये गैर शरई हो गया कि जिसकी लाइफ अफेक्ट होनी है अगर वो खुद इजाज़त दे दे तो उसके बाद कोई और इदारा, थर्ड पर्सन ऐसा एम्पावर्ड नहीं होना चाहिए कि जो कहे कि नहीं जनाब चाहे वो बीवी आपकी मानती भी है लेकिन फिर भी नहीं, आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। तो ये कुछ गैर शरई एलिमेंट थे जिसको हाल ही में फेडरल शरीयत कोर्ट ने क्या कर दिया है, गैर ज़रूरी, क्योंकि यहाँ पे इसको पेनलाइज़ किया गया था कि अगर कोई खामिद बग़ैर इजाज़त के शादी करता है दूसरी तो उसको सज़ा भी दी जाएगी और उसको जुर्माना भी दिया जाएगा। तो ये जुर्माना, ये सज़ा, ये सब कुछ किस में फ़ॉल किया, गैर शरई में। और फेडरल शरीयत कोर्ट का काम यही है कि जब कोई चीज़ गैर शरई हो, शरीयत के मुखालिफ हो तो उसको क्या करे, उसको वो ख़त्म करे, नल एंड वाइट डिक्लेयर करे, ऑन द टच सून ऑफ कुरान एंड सुन्ना किसी भी चीज़ को चेक करे। यहाँ पे जो प्रोसीजर बताया गया, किताब की तरफ चले जाते हैं, बड़ा सादा सा प्रोसीजर है। अगर किसी खामिद को दूसरी शादी करना है तो वो आर्बिट्रेशन कौंसल को जाकर बताएगा। अगर उसकी पहली बीवी इजाज़त दे चुकी है तो वो इजाज़तनामा आर्बिट्रेशन कौंसल के पास ले जाएगा। आर्बिट्रेशन कौंसल उसकी वाइफ को बुलाएगी और उससे पूछेगी कि हाँ भाई साहब वाकई बीवी तूने इसको इजाज़त दी है या नहीं दी, हालात क्या हैं, वाक़यात क्या हैं, क्यों ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर ज़रूरत के साथ साथ अगर इसमें कोई पॉजिटिव पहलू निकाला जाए तो वो शायद ये बनता है कि उस खामिद से पूछा जाए भाई साहब तेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि तू दोनों को एक सेम वक्त में लेकर चल सकता है या नहीं चल सकता। उनको देने के लिए तेरे पास घर है, उनको खिलाने के लिए तुम्हारे पास कोई चीज़, कोई ऐसा रिसोर्स है, बेसिक इसका ऑब्जेक्ट अगर हम इसका पॉजिटिव इंटेंट निकालें
तो जो ये आर्बिट्रेशन कौंसिल और ये सारे मामलात रखे गए तो वो यही था कि देखें जनाब कि इस बंदे के पास इतने रिसोर्सेज भी हैं कि नहीं है कि ये दोनों को बराबर इंसाफ के तौर पर रख सकता है या नहीं। तो उसके बाद आर्बिट्रेशन कौंसिल अगर ज़रूरी समझे तो वो उसको इजाज़त दे, नहीं तो इजाज़त ना दे। सेक्शन 6, नो मैन during the subsistence of an existence marriage shall accept with the previous permission in writing of the arbitration council contract another marriage, nor shall any such marriage contracted without such permission be registered under this ordinance। तो यहाँ पे जो पहला इसमें इशू, पहला डिफेक्ट वो ये नहीं कहा गया कि कोई भी बंदा अपनी वाइफ की इजाज़त के बगैर शादी नहीं करेगा, बल्कि ये कहा गया कोई भी बंदा आर्बिट्रेशन कौंसिल की इजाज़त के बगैर शादी नहीं करेगा। इस लॉ का जो पहला डिफेक्ट है सेक्शन 6 का वो क्या है कि वो परमिशन ऑफ आर्बिट्रेशन कौंसिल है, ना कि परमिशन ऑफ द वाइफ। तो पहला इसमें हेड बना परमिशन ऑफ आर्बिट्रेशन कौंसिल। अगर पेपर में आप इस सवाल को अटेम्प्ट करते हैं तो आप उसमें लिखेंगे कि जनाब ये जो सेकंड मैरिज के लिए आर्बिट्रेशन कौंसिल की परमिशन, इसके ऊपर मेन ऑब्जेक्शन यही है कि किसी भी थर्ड पर्सन को एम्पावर नहीं किया जा सकता। एन एप्लीकेशन फॉर परमिशन under subsection 1 shall be submitted to the chairman in the prescribed manner together with the prescribed fee and shall state the reason for the proposed marriage and whether the consent of the existing wife or wives has been obtained thereto। तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा जनाब, सारा प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होगा, इसका प्रोसेस ऑफ परमिशन कहाँ से स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा सबसे पहले आप एक एप्लीकेशन देंगे, और एप्लीकेशन किसके नाम पर देंगे जी, एप्लीकेशन इन द नेम ऑफ चेयरमैन। जो चेयरमैन यूनियन कौंसिल होगा उसके नाम पर आप एक एप्लीकेशन देंगे कि जनाब मैं एक दूसरी शादी करना चाहता हूं, और साथ इसमें क्या लिखेंगे आप, उसकी रीज़न्स लिखेंगे, और उसके साथ आप क्या लिखेंगे कि जो आपकी एग्जिस्टिंग वाइव्स अगर ज़्यादा हैं या वाइफ अगर है तो क्या आपने उससे परमिशन सीख की है या नहीं की। ये सब कुछ मेंशन करने के बाद आप एक दरख्वास्त जमा करेंगे यूनियन कौंसिल, आर्बिट्रेशन कौंसिल में, उसके चेयरमैन के पास। ऑन द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2 द चेयरमैन शेल आस्क द एप्लीकेंट एंड हिज एग्जिस्टिंग वाइफ और वाइफ्स ईच टू नॉमिनेट अ रिप्रेजेंटेटिव। तो जैसे ही दरख्वास्त आएगी तो स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगा, नॉमिनेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, कि जनाब आप अपने रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट करें, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे इनसे मिलकर क्या बनेगी, ये एक आर्बिट्रेशन कौंसिल बनेगी। और इस आर्बिट्रेशन को कौंसिल को चेयर कौन करेगा, जो आपका चेयरमैन होगा यूनियन कौंसिल का, वो इसको चेयर करेगा, और ये जनाब उनके दरमियान वजह वगैरह पूछने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, इन डिसाइडिंग द एप्लीकेशन द आर्बिट्रेशन कौंसिल शैल रिकॉर्ड इट्स रीज़न फॉर द डिसीजन एंड एनी पार्टी मे इन द प्रिस्क्राइब मैनर विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड एंड ऑन पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फी प्रेफर एन एप्लीकेशन फॉर रिविजन टू द कलेक्टर कंसर्न्ड एंड हिज डिसीजन शैल बी फाइनल एंड शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। तो जो ये आपका सारा प्रोसेस है, इसके ख़िलाफ़ अपील कहाँ जाएगी, इसके ख़िलाफ़ अपील जाएगी अगर किसी ने करनी है तो वो किसके पास जाएगी, कलेक्टर। कोर्ट्स को इस मामले में कोई भी इख्तियार नहीं है, कलेक्टर इस मामले में फाइनल अथॉरिटी होगा। एनी मैन हु कॉन्ट्रैक्ट्स अनदर मैरिज, तो इसमें क्या हुआ जनाब कि ये जो परमिशन बेसिकली क्या है कि थर्ड क्लास में आए, एंड द आर्बिट्रेशन कौंसिल सो कॉन्स्टिट्यूटेड मे, आर्बिट्रेशन कौंसिल मे इफ सेटिस्फाइड that the proposed marriage is necessary and just grant subject to such conditions if any as may be deemed fit the permission applied for। तो परमिशन देना या ना देना ये किसका फंक्शन है, इस आर्बिट्रेशन कौंसिल का, और वो भी किसके साथ है, मे, और वो भी उसको अगर लगेगा तो। अब ये अगर लगेगा तो इसका वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जो पॉजिटिव पहलू, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यूज़ में या किसी भी ऐसी जगह पर जाएंगे तो आप एग्जिस्टिंग लॉज को खुल्लम खुल्ला इस तरह क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे। अब इसका पॉजिटिव पहलू दर हकीकत यही है कि जो कंडीशंस देखनी है उसमें यही है कि जनाब क्या ये बंदा इस काबिल है ज़रूर कि अपनी 2 वाइफ्स को मेंटेन कर सके, उनके अखराजात पूरे कर सके, उनके मामलात को देख सके। अगर वाकई ही ऐसा है तो फिर तो ठीक है, इसको परमिशन ग्रांट कर दी जाए, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसको परमिशन ग्रांट करने की ज़रूरत नहीं है। और फर्दर एनी मैन हु कॉन्ट्रैक्ट्स अनदर मैरिज विदाउट द परमिशन ऑफ द आर्बिट्रेशन कौंसिल शैल, अब ये तो हो गया परमिशन का तरीकाकार। अब क्या है कि जनाब अगर विदाउट परमिशन वो मैरिज करता है तो क्या होगा, उसको क्या जुर्माना होगा, क्या सज़ा होगी, क्या मामलात होंगे, क्या मामलात नहीं होंगे। सबसे पहले तो डावर की बात आ गई। अच्छा, जब बात आएगी ना डावर की पेमेंट की, पेमेंट ऑफ डावर, इसके लिए एक पहला कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, फिर मैं आगे लेकर चलता हूँ।
आपको ये पता होना चाहिए कि जनाब डावर की दो किस्में हैं। डावर की कितनी किस्में हैं? दो। कौन कौन सी? एक प्रॉम्प्ट और एक क्या है? डेफर्ड। प्रॉम्प्ट डावर तो वो होता है कि जो औरत का हक होता है, औरत किसी भी वक्त उस हक को क्लेम कर सकती है। डेफर्ड डावर सिर्फ पेएबल होगा ऑन द डेथ ऑफ द हस्बैंड एट डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज। इसलिए हमारे अक्सर लोग गलती करते हैं कि वो निकाह नामों में शर्त लिखवाते हैं तलाक की सूरत में इतना अमाउंट पे किया जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट तक की जजमेंट आ चुकी है कि नहीं जनाब ये तो आप उसमें हक महर में लिखवा ही नहीं सकते। तो सिर्फ इतना अगर आप करें कि बात वही है, लेकिन उसी सेम कंडीशन को आप रखें कि ये अमाउंट जो आप लिख रहे हैं ना तलाक की सूरत में देगा, आप लिख दें कि ये अमाउंट इसका महर गैर मुअज्जल है या महर मुवज्जल है, या इंग्लिश में अगर आप उसको लिख दें कि ये इसका डेफर्ड डावर इतना होगा, तो बात ओके भी हो जाएगी और वो मामला आपका हक भी बन जाएगा। देखना बेटा, ये लफ्ज़ जो है ना इसके 3-4 लफ्ज़ हैं। ये एक लफ्ज़ क्या है? ये लफ्ज़ क्या है? मुअज्जल। ये मैं आपको डावर के टॉपिक में पढ़ा भी दूंगा। ये मुअज्जल किससे निकला है? उजलत। और उजलत का मतलब क्या हो गया? जल्दी। दूसरे को कहते हैं गैर मुअज्जल, इसी का दूसरा नाम भी है मुवज्जल। ये अजल मौत से निकला, मुवज्जल। मुवज्जल हो गया ताख़ीर वाला, और गैर मुअज्जल वही एक ही चीज़ है। तो ये दोनों जो हैं, ये कौन सा है? ये आपका डेफर्ड है, और ये आपका कौन सा होता है? प्रॉम्प्ट होता है। तो डावर की कितनी किस्में हो गई? 2। डेफर्ड और क्या हो गया? प्रॉम्प्ट। अब देखें, अब उसने दूसरी शादी की है ना, तो दूसरी शादी का ये मतलब तो नहीं कि वो मर गया, ये मैरिज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होती है? नहीं। तो अब अगर हम जो शरीयत के असूल के मुताबिक देखें, तो चाहे खामिन दूसरी शादी कर ले, चाहे कुछ भी हो, जो हक महर है वो तो या तलाक की सूरत में देगा या मौत की सूरत में देगा। लेकिन उसको पहली पेनल्टी ये पड़ती है कि अगर वो विदाउट परमिशन सेकंड मैरिज करेगा, तो ऐसी सूरत में इवन वो डावर क्या होगा? डेफर्ड। चाहे प्रॉम्प्ट, उसको होल डावर जो होगा वो एट वंस ऑन द स्पॉट पे करना होगा कि तुमने दूसरी शादी क्यों की है विदाउट परमिशन। वो तो अलग चीज़ है ना, वो तो शादी कर रहा है, बाजी मरवा क्यों रही है उसको? शादी करने तो तू पहले मरवा ले हैं। या अगर तूने तेरे जहन में कहीं पे ये कि अगर उसने शादी का सोचा तो मैं उसको मार दूंगी, तो फिर एक अगला किस्सा कहानी सुन ले। जो बंदा अपने मुअर्रिस को मार दे तो उसकी विरासत कैसे वैसे वो क्या हो जाता है, चाहे वो जस्टिफाइड किलिंग क्यों ना हो, तब भी वो उसकी विरासत के कैसे क्या हो जाएगा? महरूम। तो मारेगी तो वैसे तूने महरूम हो जाना, मारना मुर्दा नहीं है। और बेचारे ने दूसरी शादी करना तो सांप पे मर जाना है। तो आजकल के हालात में जो महंगाई का मामला चल रहा है, दो चलानियाँ सौखियाँ हैं नहीं, नौकरी तो कोई नहीं करती, दो कोई, दोनों घर भाई कोई नौकरी शौकरी। तो आप क्या करते हैं? चल इन भाई सब की दो है। मैं तभी उनसे पूछ रहा था कि मामलात कैसे चल रहे हैं। सर के बाल बता रहे हैं कि मामलात कुछ ख़राब हैं। हाँ, ये पहले से या अभी हुए हैं सर के बाल ऐसे? वारिस साहब का भी दिल है बड़ा दूसरी का, वारिस साहब को भी मशवरे थोड़े से दे दीजिएगा। तो सबसे पहला क्या होगा जनाब, अगर कोई शख्स विदाउट परमिशन सेकंड मैरिज करेगा, तो ऐसी सूरत में एक तो उसको क्या करना पड़ेगा? डावर सारे का सारा पे करना पड़ेगा। डावर के बारे में भी जैसे मैंने आपको तलाक के बारे में बताया था कि अपनी बहनों और बेटियों और हमारे आपस के जो मामलात हैं उनको बेहतर बनाने के लिए मुआशरे में ये चीज़ फैलाएँ। तो दूसरी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब अभी आप मामलात सारे तकरीबन 1-2 को छोड़ के बाकी सारे ऐसे हैं जो अबाउट टू बी मैरिज हैं वो वाले हैं, तो जब आप अबाउट टू बी मैरिड की तरफ चले जाएँ, डेफिनेटली हमारी बहनें बेटियाँ कल को उनकी जो है हमने शादी और इस तरह का मामला करना है, डावर में एक आदत बना लें, पैसे लिखवाने छोड़ दें। इस पैगाम को फैलाएं जितना हो सके, डावर में पैसे मत लिखवाएं। उसकी वजह क्या है? सन 2000 में 50,000 एक बहुत बड़ी रकम होती थी। उसके साथ अगर आप ख़रीदना चाहते तो तकरीबन 10 तोले सोना आ जाता था, और अगर आप ज़मीन ख़रीदना चाहते तो आपको एक अच्छा खासा प्लाट मिल सकता था। आजकल 50,000 कुछ है। किसी की सन 2000 में शादी होगी, बच्ची की एज थी 18-20 साल, आज उसका खामिद उसको 20-22 साल बाद 40 साल की उम्र में तलाक दे देता है। तो 40 साल की उम्र ऐसी नहीं है कि वो आगे शादी ना करे, और उसके मुंह पर वो 50,000 दे के मारता कि जा दफ़ा हो जा, हक अदा हो गया जी, हमने तो डावर क्या कर दिया? पे कर दिया। और भाई डावर पैसों में मत लिखवाएं। आज अगर आप लिखवाना चाहते, आज हम 10 लाख रुपए लिखवाते हैं आमतौर पे। अगर कोई बहुत अच्छा हाई फाई हो तो वो कितने पैसे लिखवा देता है? 10 लाख लिखवा देता है। और यार 10 लाख क्या पाकिस्तान का 10 लाख 10 लाख रहेगा?
तो छोटी सी आदत बना लें। अगर किसी ने उस वक्त अकल की होती और ये लिखवाया होता कि जनाब इस वक्त क्योंकि सोने की कीमत फॉर एग्जाम्पल सन 2000 में चल रही थी 5000, तो जी मेरी बेटी का जो हक महर है वो 10 तोले सोना होगा जब भी ये मामला होगा। तो डेफर्ड में कितना होता? 10 तोले सोना। आज वो खामिद उसको छोड़ता तो 10 तोले सोना कितने का होता? 18-19 लाख रुपए का होता। तो चलो 4 दिन उस बच्ची के अच्छे गुजर जाते। तो अपनी आदत बनाएं कि जब भी आप कभी इस तरह के मामलों में डावर लिखवाएं तो उसको इक्विवेलेंट सोने में ले जाएं। जब वो एक बंदा कह रहा है कि जी हमने क्यों डावर लिखा क्यों जाता है, जैसी कह छटना है भैया, असी वसानी है जी, बच्ची लेके जा रहे हैं तो असी वसानी है, तो फिर ठीक है। अगर आप लिख रहे हैं कि जनाब तलाक की सूरत में 10 लाख रुपये देगा, तो आजकल अगर 2 लाख रुपए का सोना तो 5 तोले सोना लिख दें। अगर आपने तलाक ना दी तो वेल एंड गुड, और अगर तलाक होगी तो अगर 10 साल बाद होती है तो 5 तोले सोने का रेट क्या हो चुका होगा? ऑटोमेटिकली उसके मुताबिक हो चुका होगा। तो अभी जब भी जो आप लोग जो जितने भी बैठे हैं अप्लाइड फॉर सारी, तो जब भी निकाह हो आप लोगों का, तो आपने क्या करना है? पहले शब्द में कहना कि नहीं जी एक तलाक के तफवीज़ वाला हक हमने पढ़ा था, हमें वो चाहिए, ठीक है। और जो डावर शावर लिखवाना है उसमें 1% मेरा भी होगा, मैंने आपको समझाया है कैसे करना क्या नहीं करना, ठीक है। सवाल बाद में। तुम मुतासरा लग रही हो मुझे जो तुम हाथ खड़ा कर रही हो, हाँ कोई मुतासरा तो नहीं हो इन चीज़ों से? अच्छा अल्लाह खैर करे, तुम्हारे लिए आसानी पैदा करे। तो उसमें क्या है कि डावर की आदत बनाएं कि जब भी डावर लिखवाएं तो एक तो निकाह नामे में तलाक वाली शर्त मत लिखवाया करें। तलाक की शर्त पेएबल अक्सर नहीं होती सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से, उसकी बजाय आप क्या लिखवाया करें? डेफर्ड डावर। और वो डेफर्ड डावर भी हमेशा किस में लिखवाएं? आपने कोशिश करनी कि ये जो कुछ है वो ना लिखे। लेक्चर जड़ना अगर होने वाली बेगम है तो वो ये लेक्चर आपका ना सुने, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि सबसे पहले कहना कि नहीं सर ने कहा था जी अब तो हम उस्ताद को हुक्म नहीं टाल सकते, हमें क्या चाहिए? हमें डावर चाहिए, और वो भी कौन सा? डेफर्ड, और वो भी किस तरह? सोने के इक्वल। खैर यहाँ पे पहला जो विदाउट परमिशन अगर वो शादी करेगा तो उसमें क्या है कि जो डावर है वो उसको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। ऑन कन्विक्शन अपॉन कंप्लेंट बी पनिशेबल विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट, जो 1 साल, और विद फाइन जो कि 5000 रुपीज़ इसको बढ़ा दिया गया था। पंजाब में कितना जनाब? ये 5000 से ऊपर बढ़ा के कितना किया गया था? 5 लाख रुपए जुर्माना, और सज़ा भी बढ़ाई थी। कितनी थी? 1 ईयर है। 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और 5 लाख तक उसको फ़ाइन हो सकता है अगर विदाउट परमिशन कोई शख्स शादी करता है। तो इसी को चैलेंज किया गया है। अभी एग्जैक्ट फैसला आएगा तो मैं फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला आपके साथ शेयर कर दूंगा। वो बेसिकली यही जो शिक है ना ये वाली, इसको चैलेंज किया गया कि ये गलत है, ये गैर शरई है, क्योंकि इसमें परमिशन की शर्त रखना गलत है, बल्कि इसमें आप कोई परमिशन वगैरह की शर्त लगा नहीं सकते। अच्छा जनाब, इसमें एक सवाल आता है कि क्या इससे कोई शादी पे भी इफ़ेक्ट है सेकंड पे या नहीं है? तो 1991 CLC नोट 238, 1991 CLC नोट 238 क्या कहता है जनाब कि फेलियर टू ऑब्टेन परमिशन फॉर सेकंड मैरिज फ्रॉम आर्बिट्रेशन काउंसिल डज नॉट रेंडर सेकंड मैरिज एज वाइड। सेकंड मैरिज पे इसका कोई असर, वो वैलिड है और वैलिड रहेगी अगर वो बाकी तमाम शराइत और ज़वाबित पूरी करती है। तो अगर वो क्या करती है? बाकी तमाम शराइत और ज़वाबित पूरी करती है, तो उसके ऊपर जो सेकंड मैरिज है वो एक वैलिड मैरिज होगी। उसमें उसको रजिस्टर ना करवाने से या इजाज़त ना लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके बाद एक और इसमें मामला था कि जो सेकंड वाइफ अगर मजिस्ट्रेट के पास चली जाती है तो फिर फैमिली कोर्ट एक्ट के साथ रेडविद किया जाए तो वो मजिस्ट्रेट के पास नहीं। अब इसमें भी मामला चल रहा है कि दरमियान में कुछ क्या हुआ कि फैमिली कोर्ट्स ने सज़ाएँ दी, तो अब सर्टन टाइम पे ये होगा कि नहीं फैमिली कोर्ट सज़ा नहीं देगा, कंप्लेंट किसके फायर की जाएगी? मजिस्ट्रेट के पास। लेकिन इसमें जो कंप्लेंट का तरीकाकार है ना वो मजिस्ट्रेट है ना कुछ है। इसकी जब भी कंप्लेनेंट जो बनेगा वो आर्बिट्रेशन काउंसिल का और यूनियन काउंसिल का चेयरमैन इसका कंप्लेनेंट बनेगा। अगर आपको एतराज़ है तो आप किसको जाके बताएंगे? यूनियन काउंसिल को। वो कंप्लेनेंट बन के आगे मामले को आगे लेकर जा सकता है। डायरेक्ट आप कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। अगर आपने किसी को देख लिया उसने दूसरी शादी की और आप जाके कंप्लेंट फाइल कर दें जनाब इसने दूसरी शादी की है, वो कहता कि नहीं, ऐसी कंप्लेंट फाइल नहीं हो सकती। कंप्लेंट made by union council to be treated as information under section 190 CRPC. There is no distinction between complaint made by the public functionary or by private complainant. Private complainant में complaint वाइफ कर सकती है, कोई और बंदा complaint नहीं कर सकता। आम तौर पर जो कंप्लेंट है ये किसकी तरफ से मूव करती है? जो आपका यूनियन काउंसिल वाला बंदा होगा उस। अच्छा जी, इसमें जो निकाह रजिस्ट्रार है, सेकंड वाइफ है, क्या इनको भी कोई सज़ा होगी या नहीं होगी? क्योंकि हमने कहा कि खामिद को तो सज़ा होगी। अब सवाल ये उठा कि क्या सेकंड वाइफ और जो निकाह रजिस्ट्रार है
उसको भी कोई सज़ा होगी या नहीं होगी। तो केस ला लिख लें 2004 का YLR 2242, 2004 YLR 2242। ये किस चीज़ के बारे में है? पनिशमेंट किसकी? ऑफ सेकंड वाइफ की और किसकी? निकाह रजिस्ट्रार की। कि क्या निकाह की सूरत में, देखें इसमें अगर हम कानूनी तौर पे पढ़ें तो अबेट तो हो गया ना, वाइफ ने क्या कर दिया, सेकंड वाइफ ने अबेटमेंट तो कर दी है। तो क्या अबेटमेंट में किसी ने कोई ना कोई ऐसा पॉइंट रेज़ किया होगा कि जनाब सेकंड वाइफ ने जो परमिशन के बगैर शादी की है, ये जानते हुए कि ये पहले से बंदा मैरिड है, तो शी इज़ अबेटर, उसने प्रॉपर इसमें क्या की है? अबेटमेंट की है। तो उसमें क्या हुआ, डिसाइड क्या किया गया? नो प्रोविजन इज़ फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ सेकंड वाइफ हु कुड हरसेल्फ फाइल अ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 6 सिंस शी इज़ आल्सो एन एग्रीव्ड पार्टी where two marriages have been contracted by her husband, there also no provision exists for prosecution of witness and nikah registrar। तो सेकंड मैरिज पे अगर किसी को सज़ा हो सकती है तो सिर्फ किसको होगी? हस्बैंड को होगी। किसी भी उसके जो गवाहान है, निकाह खान है या सेकंड वाइफ, उसको किसी किस्म की कोई भी सज़ा नहीं हो सकती सेकंड मैरिज की सूरत में, क्योंकि देखा जाए तो ये सारे फैसिलिटेटर हैं, ये सारे अबेटर हैं। और अगर पहली वाइफ से पूछा जाए तो ये सारे क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी में बाकायदा तौर पे शरीक हैं कि जिन्होंने मुजरिमाना साजिश के ज़रिए से उनसे उनका खाविंद छीन कर उसको तकसीम कर दिया है, जो कि औरत कभी भी नहीं कर सकती। तो यहाँ पर ये जो सारी बातें हैं, तो जो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज है नॉट नेसेसरी है जी, इधर इन शरिया रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज नेसेसरी नहीं है। और उसके बाद इट इज़ ओनली जुरिस्डिक्शन ऑफ द यूनियन काउंसिल वेयर वाइफ रिजाइड्स टू गिव परमिशन। ये बात भी लिख लें कि सिर्फ जहाँ पर वाइफ रहती है वो यूनियन काउंसिल परमिशन देगी, खाविंद वाली यूनियन काउंसिल परमिशन नहीं देगी। सवाल बनता है 1971 PCR LJ 148, 1971 PCR LJ 148 परमिशन कौन सी यूनियन काउंसिल देगी? जब हमने कहा कि जनाब यूनियन काउंसिल क्या देगी इसमें? परमिशन। तो कौन सी यूनियन काउंसिल होगी जहाँ पे किसकी रिहाइश है? वाइफ, हस्बैंड की रिहाइश नहीं। जहाँ पे वाइफ की रिहाइश है वो यूनियन काउंसिल परमिशन ग्रांट कर सकती है। कोई और यूनियन काउंसिल इसके हवाले से जो परमिशन है वो ग्रांट करने का इख्तियार नहीं रखती। तो ये जनाब हमारे मुल्क में कानून है दूसरी शादी के हवाले से। तो अगर कोई भी शख्स दूसरी शादी का ख्वाहिशमंद है तो वो करने से पहले इस कानून को एक बार ज़रूर पढ़ ले, और पढ़ने के बाद फिर वो फ़ैसला करे कि क्या वो दूसरी शादी करना चाहता है या नहीं। और फेडरल शरीयत कोर्ट का जो फ़ैसला है इसके हवाले से उसको भी वो नोट डाउन कर ले। वैसे स्ट्राइक आउट कर दिया गया कि ये परमिशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ये गैर कानूनी है, गैर शरई है। तो जो चीज़ गैर शरई होगी वो गैर कानूनी होगी। लेकिन सिंपल वर्ड में पोलीगैमी का क्या है जनाब कंसेप्ट सेक्शन 6 के मुताबिक कि जब तक खाविंद इजाज़त ना ले ले पहली बीवी या बीवियों से तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। इजाज़त के लिए वो एक एप्लीकेशन लिखेगा और एप्लीकेशन देगा यूनियन काउंसिल के चेयरमैन के नाम पे, और उसमें वो लिखेगा कि उसकी वजह क्या है, क्यों शादी करना चाहता है और क्या उसने पहली बीवियों से इजाज़त ली है या नहीं ली। इस पर एक आर्बिट्रेशन काउंसिल बनाई जाएगी खाविंद की तरफ से और पहली बीवियों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे, और उसके बाद फर्दर ये जो आर्बिट्रेशन काउंसिल है वो डिसाइड करेगी कि इसको परमिशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। और अगर उसको परमिशन ना दी जाए और वो विदाउट परमिशन या अप्लाई किए बगैर शादी कर ले तो एक तो उसको सारे का सारा डावर ऑन द स्पॉट देना पड़ेगा, और दूसरा उसको 5 लाख रुपए या 1 साल तक जुर्माने की सज़ा हो सकती है। यहाँ तक कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लीजिए जनाब।